हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, आज के सेशन में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए। देखिए, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं सेल्फ स्टडी वाले जिनका डाउट्स आया था कि किस तरीके से हमें अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए, या फिर एक मतलब प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम टेबल हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो ये मेरी साइड से सिर्फ एक सजेशन है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कीजिएगा, है ना। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एनवीएस, जो बेसिकली एनवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी साइंस के लिए उन्होंने मेरे से डाउट पूछा था। ना केवल एनवीएस के लिए बल्कि जहाँ पे भी आपका टीजीटी साइंस का एग्जाम रहता है वहाँ पे आप लोगों का सिलेबस क्या रहता है और किस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूँगी कि कौन कौन सी ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, तो मे बी आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहे। इसके अलावा एक और चीज़ है, ये सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करा है, इतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार हमको मिला है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ़ है, आप लोगों का प्यार देख के मतलब मज़ा आ गया। सो बस इसी तरीके का अपना प्यार, ये जो आपका सपोर्ट है हमारे लिए, इसको प्लीज़ ऐसे बनाए रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले एनवीएस के जो एग्ज़ाम के बारे में हम बता रहे थे, है ना, थोड़ा एनवीएस के रिगार्डिंग। तो देखो, ऐसा था, मैंने आपको उस दिन भी उस वीडियो में बताया था कि देखो एग्ज़ाम का ऐसा इशू है कि हर बार आपका सेम ही नहीं रहता है शेड्यूल। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि लास्ट टाइम आपका एनवीएस का पेपर 1 महीने बाद हो गया था जब आप लोगों के फॉर्म फिल हुए थे, है ना। तो देखो, लास्ट टाइम हो गया, ठीक है जी, हो गया, बट ऐसा हर बार नहीं होता है। अब जैसे अगर मैंने आपको जो बताया था ना 2-2.5 महीने वाला, वो 2018 वाला पेपर था, वो आपके फॉर्म फिल करने के बाद आपको 2 से 2.5 महीने का वहाँ पे टाइम दिया गया था, तब आप लोगों का पेपर हुआ था। तो वही चीज़ है, हर बार शेड्यूल सेम नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है ना, कि आपका पेपर वो लोग कब करें कब नहीं करें। तो वही चीज़ है यार, इसलिए आप लोग इतना ज़्यादा हर चीज़ को पिंच करना, एकदम मीन मेक निकाल लेना, किसी भी पॉइंट को ऐसे पकड़ लेना, ये सही नहीं होता है, क्योंकि ऐसा हर बार नहीं होता है। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, मान के चलिए। देखो, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि कभी भी खुद को सेफ जोन में मत रखिए, है ना। अगर आपको पता है कि आपका पेपर 3 महीने बाद होना है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको पता है कि भाई आपका पेपर 3 महीने बाद होना है, बट आप ये मान के चलो कि आपके पेपर 3 नहीं, आपका एग्जाम 1 या फिर 1.5 महीने बाद होगा, और उस चीज़ के अकॉर्डिंग ही आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए, तब अपनी तैयारी कीजिए। अगर आप अपने आप को सेफ जोन में लेके चलेंगे ना कि यार अभी तो टाइम है पेपर में, आराम से पेपर की तैयारी करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंसान आलस में भर जाता है ना। ये आप लोग, इस चीज़ को आप लोगों ने भी प्रैक्टिकल किया होगा। लेकिन जब हम अपने लिए एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, एक बाउंड्री फिक्स कर लेते हैं, तो जब हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। एक थोड़ा सा डर भी रहता है अंदर, यार इतना कम टाइम है ना, तो वो एक अलग चीज़ होती है। इस चीज़ को समझेंगे तो आप मान के चलो कि भाई आपका जो एनवीएस का एग्जाम है सितंबर एंड, जैसे कि सब लोग बोल रहे थे सितंबर एंड, इतना एंड नहीं जाएगा, या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में। तो मैं यही बोल रही हूँ, एक अपनी टाइम फिक्स कर लीजिए कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो अक्टूबर तक, ठीक है। अब इस चीज़ पे कोई इशू मत कीजिए, इतना टाइम आप इस चीज़ में देंगे, इससे अच्छा है कि अपनी पढ़ाई में दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट होता है स्टूडेंट्स का। एग्जाम डेट क्या है यार, एग्जाम होना है तो वो तो होना ही है और वो हो ही जाएगा। आपको इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए, आप बस ये देखो कि आपकी कितनी तैयारी है, और जितना टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है अच्छी बात है, आप लोग उसमें अपना और ज़्यादा रिवीजन कीजिए, बस वही चीज़ है। और हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी को ही ढूंढिए, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में। पढ़ाई के साथ साथ पॉजिटिव होना बहुत मस्ट होता है, और पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना और भी ज़्यादा मस्ट होता है। चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं। सबसे पहले देखो, सॉरी जो लोग एनवीएस के लिए तैयारी कर रहे थे, जो लोग पूछ रहे थे, सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, और सिलेबस क्या, डिटेल सिलेबस होना चाहिए। डिटेल सिलेबस समझ रहे हैं, जिसमें आपका एक आपका टॉपिक सब्जेक्ट वाइज लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास वो डिटेल सिलेबस नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, कमेंट करना, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी वो डिटेल सिलेबस, मैं आप लोगों को बता दूंगी, एक न्यू वीडियो बना दूँ या फिर कैसे भी मैं आपको शेयर कर दूँ, ओके। तो वहाँ पर आपको पूरा एक डिटेल सिलेबस मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट्स का। अब आपके पास सबसे पहले आप लोगों का काम होना चाहिए, चाहे आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कैसी भी स्टडी कर रहे हो, स्पेशली सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट जो खुद से उनको सब कुछ करना है, घर वाले वातावरण में रहना है जहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, थोड़े बहुत घर के काम भी होते हैं, है ना, और फिर पीछे से शोर शराबा भी अलग होता रहता है, कभी गेस्ट आ रहे हैं, कभी कोई जा रहा है, वो चलता रहता है, वो हर फैमिली में और सबके साथ होता है। इस चीज़ को हम भी समझते हैं कि सबके घर की कंडीशंस अलग हो सकती हैं, सिचुएशंस अलग हो सकती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं हर स्टूडेंट्स के साथ।
बट फिर भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है और अपने जो भी हमारा रास्ता है, जो भी हमारा ड्रीम है, हमें उसको अचीव भी करना होता है ना। और सारी परेशानियों से लड़ते हुए हमें वहाँ तक पहुँचना भी होता है। तो ये तो सब अब हमारे हाथ में कि किस तरीके से हम सारी सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। एक होते हैं कि सिचुएशंस में आके इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, अपना ही टाइम वेस्ट होता है, अपनी हेल्थ डाउन हो जाती है, अपना ही सब कुछ लॉस हो जाता है। बट एक होते हैं कि उस ही नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी ढूंढ के आगे बढ़ते हैं, है ना, अपनी कमियों को सुधारते हैं और जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस नहीं है तो मैं आपको सिलेबस भी आप लोगों को बेसिकली मैनेज करा दूंगी, ठीक है, अरेंज हो जाएगा। इसके अलावा सबसे पहला काम मैं आपको फिर बता रही हूँ, सिलेबस में आप लोगों ने क्या करना है, या तो आप अपने पास हार्ड कॉपी रख लीजिए सिलेबस की निकाल के, या फिर खुद से अपनी ही हैंड राइटिंग में सिलेबस को नोट डाउन कीजिए पूरा पेपर पे। अगर आप अपनी हैंड राइटिंग में नोट करते हैं तो उसका एक अलग रहता है ना, माइंड में, हमारी थोड़ी सबकॉन्शियस माइंड में भी हमारी चीज़ें फिट हो जाती हैं, अरे हाँ ये वाला भी इसमें टॉपिक आना है, उसका एक अलग चीज़ रहती है। अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है, हार्ड कॉपी में आपके पास सिलेबस है, उसको निकाल लीजिए। बट यही नहीं कि सिर्फ निकाल के वो सिलेबस दूर रखा है, आपको अता पता ही नहीं है कि कब मैंने कौन सा सिलेबस निकाला, क्या आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिलेबस निकलवाओ तो वो आप एक बार उस सिलेबस को रीड भी तो कीजिए, आपको पता भी तो होना चाहिए कि उस सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। सिर्फ निकलवाने से ही नहीं मतलब होना चाहिए, है ना। सिलेबस अपनी वॉल पे, जिस भी टेबल पे आप बैठ के पढ़ते हैं, उस वॉल के मतलब उस टेबल के सामने वाली वॉल पे आपका सिलेबस पेस्ट होना चाहिए, है ना, या फिर आपके पास रखा हुआ होना चाहिए। बेटर होगा कि आप उसको पेस्ट कर लो। सिलेबस को पेस्ट कर लेंगे तो सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, यानी कि नज़र के सामने जिगर के पास वाला जो सीन है वो यहाँ पे आता है। तो ये वाली चीज़ है, ओके। इसके बाद आपने क्या करना है, आप एक नोटबुक लीजिए, आपके पास पूरा सिलेबस है। अब या तो एक चार्ट ले लीजिए, A4 साइज़ की शीट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अपने पास 1-2 मार्कर हमेशा रखें, 1-2 अलग अलग कलर के पेन्स, पेंसिल, ये सब हमेशा आपकी पास होना चाहिए, आपकी टेबल पे होना चाहिए। जो आप स्टडी कर रहे हैं तो एकदम लगना चाहिए कि भाई हम स्टूडेंट हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, और हम तैयारी नहीं कर रहे, हम पेपर भी निकालेंगे, देखना। तो वो वाली चीज़ के साथ आपने पढ़ना है। ये नहीं कि बस एक ही पेन से अंडरलाइन हो रही है, एक ही पेन से इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरलाइन हो रहा है, एक ही पेन से सब कुछ चलता आ रहा है, सब कुछ हौच पौच हो रहा है, वो वाला केस नहीं। क्योंकि हमको ऐसा लगता है, पता है, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि यार क्या मतलब है, जब भी वही चीज़ पढ़नी तो हम अंडरलाइन एक पेन से करें चाहे 2 से करें। नहीं भाई, कई बार ऐसा होता है जब हम पढ़ते हैं, इतनी सारी चीज़ होती हैं बुक में मार्क करने के लिए, कुछ चीज़ें जो कम इंपॉर्टेंट होती हैं उनको हम किसी अदर पेन से टिक कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उनको हम अदर मार्कर से टिक कर सकते हैं। तो ये इसलिए इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, इस चीज़ को भी थोड़ा समझिएगा। तो मैं बस आपको थोड़े से सजेशन भी दे रही हूँ, अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लीजिए, अदरवाइज थैंक यू सो मच। सो येस, मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप लोगों ने क्या करना है, अपने जो भी आपके टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, आपने एक चार्ट पेपर ले लेना है, A4 साइज़ की एक शीट ले लीजिए, बढ़िया सी, मस्त सी, बड़ी सी। उस शीट पे आपने क्या करना है, आपके जो जो सब्जेक्ट्स आते हैं, ये तो हर इंसान को पता होता है कि जिस भी वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको ये तो पता ही होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। आपने एक शीट पे वो सब्जेक्ट्स नोट कर लिए, ठीक। अब उनके आपको सब टॉपिक्स भी पता हैं कि कौन कौन से उसके अंदर टॉपिक्स आते हैं, टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स कौन से आते हैं, आपको सारी चीज़ पता होंगी, है ना। नहीं पता होती तो सबसे पहले काम यही होता है, पहले सिलेबस सर्च करो, पहले सिलेबस को निकालो कि क्या क्या आपको पढ़ना है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है, और जब तक आपको उसका रास्ता ही नहीं पता कि आपको किस रूट से जाना है, तो कैसे उस जगह तक पहुंच पाओगे, खुद सोचिए। तो सबसे पहले उस जगह को तो बनाओ, है ना, वो वाला रूट तो डिसाइड करो कि किस रूट से आपको चल के जाना है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने क्या करना है भाई, अपने टॉपिक्स, अपने सब्जेक्ट्स को नोट कीजिए A4 साइज पे, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके नीचे उनके सारे आप टॉपिक्स नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखो मैंने ना आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो करा है, कुछ इस तरीके से आपको बनाना है, ये आपको दिख रहा होगा, इसी तरीके से कुछ कुछ आपको बनाना है। अपने सब्जेक्ट्स नोट कर लीजिए, उनके जो भी टॉपिक्स आते हैं, मान लीजिए मैथ्स आती है किसी भी एग्जाम में, NVS की चलो हम बात करते हैं, रीजनिंग आती है, हमको पता है कि भाई रीजनिंग के 15-20 टॉपिक तो मुझे करने ही करने हैं, बेशक आपके क्वेश्चन आए 4-5, है ना, लेकिन आपको क्या पता कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाए। ये बात कोई बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं। ये तो सिर्फ जिसने पेपर बनाया है वही बता सकता है कि मैंने कौन से टॉपिक से पेपर बनाया है। तो आपको रिस्क आप ले नहीं सकते,
नहीं ले सकते ना, तो आपको तो सारा करना पड़ेगा। आपको वो 2 क्वेश्चंस के लिए भी 10 टॉपिक्स पढ़ने ही पड़ेंगे, आप कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते हो। तो आपको पता है कि भाई रीजनिंग के अंदर मेरे ये 10-20 टॉपिक आते हैं, तो उनको आपने एक जगह लिख लिया। आपको पता है हिंदी के अंदर मेरे 15-20 टॉपिक आते हैं, इनको आपने एक जगह लिख लिया। आपको पता है इंग्लिश के अंदर मुझे ये सारे टॉपिक्स आते हैं, ये सब आपने एक जगह नोट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है। अब क्या है, मैं आपको फिर अगेन बोल रही हूँ, कभी भी अपने आप को सेफ जोन में लेके मत चल रही है, वरना आलस इतना भर जाएगा ना, रोज कल 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 कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। बहुत ज्यादा फेमस है कि भाई कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, तो वही केस आपको यहाँ पे फॉलो करना है अच्छे से। उसको आपने जब सारी चीजें अपनी नोट कर ली हैं, है ना, अब आपको क्या करना है भाई, कभी भी खुद को सेफ जोन में मत रखिए। अगर आपको ये भी पता है ना कि आपका पेपर आज से 5 महीने बाद है, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, तो आपको ये नहीं सोचना है 5 महीने बाद है, आप ये सोच के चलो कि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, उस 2 महीने बाद मेरा पेपर है। आप ये सोचिए, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके अंदर ना एक अलग टाइप की एनर्जी, एक अलग टाइप का आपके अंदर स्पिरिट बना रहेगा, एक अलग टाइप का ना आप लोग बूस्ट होंगे अंदर से, है ना। तो उसी केस में, और आपकी जो आप तैयारी करेंगे, आपकी जो स्पीड रहेगी वो भी ज़्यादा रहेगी कि भाई इतने टाइम बाद मेरा पेपर है, मेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं और मुझे इस 2 महीने में अपना सारा मतलब सिलेबस भी कवर करना है, सारा सब कुछ रिवीजन भी करना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आप लोग फायदे में ज़्यादा रहते हैं। अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे अरे 5 महीने हैं, तो यार अच्छा इंसान आलस में आ जाएगा, अरे 5 महीने, यार 5 महीने बहुत होते हैं, अभी नहीं अगले महीने देखूंगा, अरे अगले महीने छोड़ो तब से देखूंगा। बस वो करते करते वो कब 5 से 1 महीना रह जाता है और कब वो 15 दिन, फिर तुम लोगों को लगता है अब हम क्या पढ़ें, अब हम कौन सी गाइड लेके आए, अब हम क्या लेके आए, है ना। तो वो वाला केस प्लीज़ मत कीजिए। ये ऐसे ही नहीं कहा जाता कि टाइम से पढ़ें, साथ डेली पढ़ें। क्यों, जितने भी टॉपर्स होते हैं, जो भी, नॉट ओनली टॉपर्स की बात नहीं कर रहे हैं, पढ़ता तो हर इंसान है। उसमें से सीधी सी बात है, अगर 30,000 बच्चे पेपर देंगे, टॉपर तो कोई एक ही बनेगा, बट इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि जो और अदर स्टूडेंट्स हैं वो पढ़े ही नहीं है। अगर बेशक वो फर्स्ट नहीं आए तो इट डजेंट मीन कि वो टॉपर नहीं है। हर कोई इंसान जो पढ़ता है वो टॉपर होता है अपने आप में, हर इंसान अपने आप में टॉपर होता है। तो इस चीज़ को तो आप भूल जाइए, जो फर्स्ट रैंक लाएगा बस वही टॉपर होगा, नहीं भाई, जिसने भी एग्जाम को निकाला है, चाहे कोई भी रैंक आई हो, वो इंसान अपने आप में टॉपर है, समझे। तो वही चीज़ है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी एग्जाम के लिए। अब आपने सारी चीज़ें नोट कर ली, आपने टॉपिक्स नोट कर लिए, आपने सब टॉपिक्स नोट कर लिए, अब आप डेज नोट करो, डेज नोट करो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक ब्लॉक टाइप में बनाइए अपना चार्ट, डेज नोट कीजिए। लेकिन डेज नोट, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी भाई, मैं तो यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, डेज नोट कभी स्टार्टिंग वाली काउंटिंग से मत करो, हमेशा उल्टी काउंटिंग लिखो। मान लीजिए आपके पास 1 महीना है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, तो आपको लिखना है नीचे पहले, मतलब ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 इस हिसाब से मत लिखिएगा, आप लिखिए 30 29 28। अब जब इस तरीके से पढ़ते हैं ना, अगर हम देखो सीधे करके पढ़ते हैं तो हम एक आलस में आ जाते हैं, थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं पे लेजीनेस कर देते हैं, अरे यार अभी तो चलो 28 दिन है, वो चीज़ होती है। और दूसरा केस होता है जब हम उल्टी काउंटिंग लिखते हैं और जब हमारा फर्स्ट नंबर कटता चला जाता है, फिर हमें एक टेंशन होती है, यार 30 दिन थे, 30 में से कुल 28 रह गए, 28 में से कुल 27 रह गए, 27 में से आज कुल 5 दिन रह गए, अब 6 दिन रह गए। तो वो वाली जो चीज़ होती है ना, वो एक अलग टाइप का आपको स्पिरिट देगी, एक अलग टाइप का आपको मोटिवेशन देगी और आपको बोलेगी कि नहीं भैया पढ़ ले, 5 दिन रह गए हैं। और जब एक दूसरे केस में ये होता है अभी तो 5 दिन है, अभी तो 20 दिन हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होता है। इसलिए मैं यही एडवाइस करूँगी कि हमेशा काउंटिंग को उल्टी लिखो। मान लीजिए आज आप पढ़े तो आपने 1 दिन काट दिया कि भैया मेरा 1 दिन गया, अब आप सोचेंगे मेरे पास अब कुल 28 दिन बचे हैं, फिर 28 दिन में से 28वां वाला दिन भी कट कर दिया आपने, फिर 27 दिन बचे हैं। इस तरीके से आप लोग कीजिए, फिर देखिए एक अलग ही लेवल की आप लोगों की पढ़ाई होनी है ना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसका आपको साथ के साथ रिवीजन करना है। आप अगले टॉपिक पे तभी जाइए। मान लीजिए आज आपने किसी भी बुक का कोई चैप्टर, मान लीजिए केमिस्ट्री की बुक है मेरे पास और आपने इसका मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, आज आपका एक आपने टारगेट बना लिया। ये आपके लोगों के ऊपर है कि आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। कोई इंसान दिन में ज़्यादा पढ़ सकता है, कोई रात में पढ़ सकता है, कोई सुबह जल्दी उठ सकता है, कोई रात को लेट तक पढ़ सकता है, तो ये सबका अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब अपने हिसाब से आप लोग देखिए कि आपके पास कितना टाइम है और उस टाइम के हिसाब से आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि मेरे को आज का टारगेट ये है, इतने मेरे टॉपिक्स हैं, मुझे एक दिन में 2 या 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब मैं बस मेन चीज़ इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ने से भी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि की ऑफ सक्सेस क्या है, वो है रिवीजन।
ये ध्यान रखेंगे। की ऑफ सक्सेस रिवीजन है। रिवीजन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ता हर इंसान है। मैंने आपको एक वीडियो में भी बोला था, हर इंसान पढ़ रहा है यहाँ पे, और एक नहीं, तुमसे ज़्यादा इंसान पढ़ रहा है। बट जो लोग सक्सेस हो पा रहे हैं, जिन लोगों के पेपर निकल पा रहे हैं, उनका सबसे बड़ी चीज़ है कि वो रिवीजन भी करते चल रहे हैं। उसका कोई फायदा नहीं है आप डेली नए टॉपिक्स पढ़ रहे हो, पीछे का सारा ब्लैंक, 0 सन्नाटा, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बताइए, देखिए कितना टाइम लगता है रिवीजन करने में। तो वही चीज़ है, अगर आप किसी नई चीज़ पे आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पिछली चीज़ को रिवाइज कर लो। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट लग जाएंगे, ज़्यादा 15 मिनट लग जाएंगे। बट जितना आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में और आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आके बैठ जाती हैं। और देखिए, 2 ही लोग फिर सक्सेस हो पाते हैं, और 2 ही चीज़ हमें बेसिकली याद रह पाती है एग्जाम से पहले। एक तो वो जो बिल्कुल एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के आता है ना, एकदम ताजी जो हम पढ़ते हैं, सुबह के टाइम रिवीजन कर रहे हैं, रात के टाइम, या तो वो चीज़ ध्यान रहती है, या फिर दूसरी उस इंसान को ध्यान रहती है जिसने अपनी बेसिकली पूरी तैयारी के दौरान अपना रिवीजन करा है, या फिर उसको चीज़ें ध्यान रहेंगी सारी। बीच वाला तो एकदम गुल हो जाता है। और देखो, अगर अब सीधी सी बात है, अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ोगे तो फिर आपको भी पता है कि क्या ही हाल होना है ना। तो क्योंकि ये कोई एकेडमिक एग्जाम्स तो है नहीं कि भैया चलो बना के कुछ भी लिख दिया। यहाँ तो जब पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे, तभी कुछ हो पाएगा। और तुक्का भी ऐसा नहीं होता कि हर इंसान के तुक्के गैस एकदम सही जाते हैं। मेरा तो पर्सनली बता रही हूँ, मेरा तो बहुत कम तुक्का सही जाता है। तो ऐसा ही होता है, किसी के साथ होता होगा नहीं भाई, कोई चला जाता है तुक्का, बट हर तुक्का नहीं अच्छा जाता। तो वही चीज़, और तुक्के से करी हुई चीज़ तो फिर तुक्के में ही रिजल्ट रहता है कि होगा या नहीं होगा। आप भी जानते हो इस चीज़ को, तो इस चीज़ को समझेंगे। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, चाहे ज़्यादा पढ़ रहे हो, कम पढ़ रहे हो, एक दिन में आप कितना पढ़ रहे हो, ये आप अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करके बनाइए कि आप किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाते हो, है ना। आप कितना घंटा, अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होता है मैम कितना घंटा पढ़ना चाहिए। तो देखो, घंटे पढ़ने का नहीं हिसाब होता है जी, अपना एक टारगेट बनाना चाहिए कि एक दिन में मुझे इतना कवर करना है। अब चाहे वो आपके 12 घंटे में कवर हो रहा हो, किसी का 5 घंटे में हो जाए, किसी का 10 घंटे में हो जाए, तो वो डिपेंड करता है। पर ऐसा नहीं होता कि हम घंटे लगा के पढ़ेंगे कि हमें तो पूरे दिन में 10 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे से कम नहीं पढ़ूंगा, 10 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, वो वाला केस नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपका आज का टारगेट क्या था, आज के दिन में आपने क्या क्या चीज़ें ग्रैब करी हैं, क्या क्या चीज़ें आपने सीखी हैं, कितनी चीज़ें आपको याद हैं। इन सब चीज़ों पे आपकी पढ़ाई डिपेंड करती है, ना कि घंटे पे। कभी भी नंबर ऑफ आवर्स काउंट नहीं करने चाहिए। अपना टारगेट, जो आपका एम है, जो आज का आपका गोल है, उस चीज़ को आपको काउंट करके पढ़ना चाहिए। ऐसा मेरा सजेशन है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग समझदार हैं, जैसा आप चाहें। चलिए, तो ये तो रहा आपका इस तरीके से। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा। एक प्रॉपर तरीके से हम पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा चार्ट प्रिपेयर करके भी आपको दिखा देंगे अगर आपने चाहा तो। इसके अलावा जो लोग यूपी टीजीटी कह रही हूँ, हाँ चलो, कोई भी टीजीटी साइंस हो, अब ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस चेंज होता है वही सब टॉपिक्स आते हैं, या आपकी अगर ऐसा होता हो तो बता दो कि आपकी एनसीईआरटी कुछ अलग टाइप की हो 11th-12th की, है ऐसा होता है? वही एनसीईआरटी है 11th-12th की, वही सबकी सेम है, सबका सेम सिलेबस है। तो देखो, अगर कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था टीजीटी साइंस को लेके, एनवीएस टीजीटी साइंस को लेके, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम किसी गाइड से पढ़ लें, तो देखो बिल्कुल प्रॉपर सीधी बात बता रही हूँ मैं आपको, गाइड वगैरह जो होती है ना, वो सारी चीज़ें कुछ भी कवर नहीं करती है। गाइड पढ़ के सिलेक्शन नहीं होना है, ये समझ लीजिए। जब तक ऑथेंटिक बुक्स नहीं पढ़ोगे, जब तक सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, जब तक उन सभी टॉपिक्स को कवर नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होना है। गाइड वगैरह से पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। गाइड में आप खुद सोचो, मेरे पास इतनी सारी चीज़ें रखी है, मैं आपको किसी दिन शो करूँगी, एक दिन मैं आपको सारी बुक्स वगैरह शो करूँगी। तो व्लॉग्स बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, वरना मैं वहाँ पे आपको पूरा स्टडी व्लॉग्स वगैरह में सारी चीज़ें आपको शो करती। बट कोशिश की जाएगी, बनाया जाए थोड़ा जल्दी। तो वही चीज़ है, गाइड वगैरह से नहीं होना है कुछ भी। साइंस के लिए आप लोगों को स्पेशली 9th से लेके 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो आपको कवर करनी है। उसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जो जो आप अपने सिलेबस में टॉपिक देखेंगे ना, वो सब टॉपिक 9th to 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ में हो जा रहे हैं, स्पेशली 11th-12th में सब कुछ है। अब दूसरा है कि देखो, ये बात है कि एनसीईआरटीज़ में इतनी अच्छी लैंग्वेजेस में नहीं होता है कि सारी चीज़ें डीप क्लियर हो जाएं। तो उसके लिए हम लोग स्कूल टाइम में रिफ्रेशर्स वगैरह का यूज़ करते थे, जैसे एसचंद है और भी काफ़ी सारी हैं, लक्ष्मी है ना, ये वाली देखो, जैसे ये है केमिस्ट्री की है, तो ये सब रिफ्रेशर्स हैं। इस तरह की चीज़ों का हम लोग यूज़ कर देते थे। तो बट मेन है एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं अच्छे से समझ आ रही है आपको, डीप उसके मतलब डीप आप स्टडी नहीं कर पा रहे हो, डीप तरीके से नहीं समझ पा रहे हो, तो जो रिफ्रेशर्स का हम लोग यूज़ करते थे वहाँ पे, क्योंकि सब सारी चीज़ें डीप में होती थी, उनके थ्रू आप हेल्प लेके पढ़ो, पर टॉपिक्स वही कवर करो जो आपके सिलेबस में हैं।
और बुक्स ऑथेंटिक मतलब आपको एनसीईआरटीज ही कवर करनी है, उनको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझे। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। गाइड वगैरह के चक्कर में मत पढ़ो, जो लोग गाइड वगैरह के लिए सोच रहे हैं, कुछ नहीं होना है गाइड से। गाइड तब है जब आपकी सारी तैयारी हो जाए, फिर आप कोई भी गाइड ले लो, एक बार उससे पढ़ लो कि ठीक है। इसके अलावा पीवाईक्यूज जरूर लगाइए, अलग अलग एग्जाम्स के लगाइए। एनबीएस का पेपर दे रहे हो तो केवी के भी, टीजीटी के लगा लो, DSSB के भी लगा लो, सबके लगा लो। तो ये वाली चीज़ होगी, सारे पीवाईक्यूज वगैरह लगाइए। एक देखिए यूथ का भी आता है जो कि साइंस के लिए है। काफ़ी लोग जैसे बायोलॉजी वगैरह के लिए पूछ रहे थे ना, तो यूथ वाला आता है एनबीएस, उसमें सारे आपको पेपर, सारी चीज़ें टॉपिक वाइज भी दी हुई हैं, आप लोग उसका भी यूज़ कर सकते हो पीवाईक्यू वगैरह। वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, मैं आपको शो कर दूंगी, ठीक है, स्क्रीन पे। तो वो भी आप लोग देख लीजिए। पीवाईक्यूज वगैरह लगाइए, यूजीसी नेट वगैरह के पेपर लगाइए, जहाँ भी आप लोगों का टीजीटी साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आप सब चीज़ें सॉल्व कीजिए। बट पढ़िए ऑथेंटिक बुक से, एनसीईआरटीज वगैरह कवर कीजिए पूरी टॉपिक वाइज पढ़िएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दिया है उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा। ये नहीं कि कुछ भी उठाया और कुछ भी पढ़ लिया, ऐसे नहीं पढ़ते हैं कभी भी। इसके अलावा कोई भी आप लोगों का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ओके। और आई होप कि मैंने शायद आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, या कोई भी जो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सो तब, और हाँ, एक और चीज़, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को शेयर भी करें, और कमेंट्स करके आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।